Good morning, students. How are you? Hope you all are doing very well. Last class we have discussed about chapter number 10, vector algebra. हमने मिसलिनियस एक्सरसाइज सॉल्व की थी, उसकी आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है चैप्टर नंबर 10 से, तो आप कोई भी डाउट है तो आप मुझसे फील फ्री कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर नंबर 12 LPP। LPP मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, तो टुडेज टॉपिक इज LPP। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 LPP। दिस इज रिलेटेड टू क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वलिटीज़। आपको पता होगा लीनियर इनइक्वलिटीज़ हमने किया था चैप्टर क्लास 11 के अंदर, वो उससे रिलेटेड है पूरा चैप्टर। वहाँ पे हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन निकाले थे, ग्राफिकल में शेडेड रीजन निकाला था। सेम वही प्रोसेस आज हम फिर अगेन करने वाले हैं, है ना। उससे पहले हम समझते हैं वाई वी स्टडी इन LPP। हम क्यों पढ़ते हैं LPP की क्यों ज़रूरत पड़ी हमें, है ना। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो हम डायरेक्ट भी आ सकते हैं, लेकिन जब तक हम डायरेक्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ेंगे हमें समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट, तो लेट वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 12 LPP। यस स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी हमें इस चैप्टर की। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। यस बेटा, कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फ्यूचर में जाके बिजनेसमैन बनने वाले हैं बेटा, है ना। कोई बिजनेसमैन बन जाएगा, कोई इंजीनियर करेगा, कोई डॉक्टरी करेगा, है ना। तो सबके अलग अलग फ्यूचर हैं। फ्यूचर में उन्होंने जो भी सपने देखे हैं वो पूरे होंगे। होप सबके सपने पूरे हो, है ना। तो कुछ बिजनेसमैन बनने वाले हैं, तो बिजनेसमैन बनने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट क्या होना चाहिए। आप कोई भी बिजनेस सेटअप लगाने वाले हैं कुछ भी, है ना। तो सेटअप लगाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक अमाउंट होना चाहिए। एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट जब तक नहीं होगा तो आप बिजनेस नहीं खड़ा कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहली कंस्टेंट मतलब रुकावट क्या आपके पास, बिजनेस के लिए स्टार्ट करने के लिए एक सूटेबल अमाउंट होना जरूरी है, एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट। अब इतना भी नहीं है कि आपके पास करोड़ों अरबों रुपए है, ऐसा नहीं। एक लिमिटेड अमाउंट तो होना ही चाहिए ना। एक लिमिटेड अमाउंट होगा तब हम कोई बिजनेस स्टार्ट शुरू कर सकते हैं ना बेटा, कोई सेटअप लगा सकते हैं। उसके बाद कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो पैसे की होने की बहुत ज़रूरत है ना। सेकेंडली थिंक, जो भी आपने सोच लिया कि क्या बिजनेस लगाने वाले हैं वो अलग थिंग्स है ना। बट अब आप बिजनेस लगा रहे हैं तो आपके पास कुछ जगह भी तो होनी चाहिए, गोडाउन होना चाहिए। कोई जो भी आप माल परचेज करेंगे उसको रखने का स्पेस भी तो होना चाहिए। तो स्पेस भी आपकी एक लिमिटेशन है। एक स्पेस भी आपके पास, अगर बहुत बड़ा स्पेस है या बहुत छोटा स्पेस है, वो अकॉर्डिंग टू आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप परचेस कर सकते हैं ना। तो अब रखने के जो भी आप माल खरीदेंगे उसको रखने का स्पेस भी तो होना चाहिए गोडाउन में। तो वहाँ आप कितना माल रख सकते हैं, कितना माल स्टॉक कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है, कंस्टेंट है, हमारी लिमिटेशन है, हम वहाँ कितना माल स्टॉक कर सकते हैं। अब ऐसा आपके पास सपोज मैं कह देता हूँ कि 50 बॉक्स रखने की जगह है, तो 50 बॉक्स रखने तो आप 100 भी परचेज नहीं कर सकते, है ना। तो आपको एक लिमिटेशन आ गई कि मुझे 50 बॉक्स ही परचेज करने पड़ेंगे, इससे ज़्यादा मैं परचेज नहीं कर सकता, है ना स्टूडेंट्स। फिर गोडाउन की बात तो आ गई, हम माल को कहाँ पे रखेंगे। उसके बाद आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, आप कोई बिजनेस लगाने वाले हैं, कोई सेटअप नया लगाने वाले हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हम अब जो बिज़नेस लगा रहे हैं तो उसमें आप क्या करना चाहेंगे, आप क्यों लगा रहे हैं बिज़नेस। आपका सबका मोटिव यही होता है कि हम जो बिज़नेस लगा रहे हैं उसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, प्रॉफिट अर्न हो, है ना, लॉस कम हो के प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो। तो यही हम यहाँ पे आज सीखने वाले हैं कि एलपीपी क्यों ज़रूरत पड़ी। एलपीपी हमारे मैथ्स के अंदर एक बहुत अच्छा चैप्टर है। इसकी ज़रूरत है, एक बिजनेसमैन किस तरीके से कैसे सोचता है, उसको सोचने का उसको तरीका, किस तरीके से बिज़नेस सेटअप करना है, वो ये चीज़ें बताएगा हमारा एलपीपी। तो चलो लेट स्टार्ट करते हैं। सपोज कोई एक बिजनेसमैन है ना, एक बिजनेसमैन के पास वो फर्नीचर का बिजनेस लगाने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, किसका बिजनेस लगाने वाला है? फर्नीचर का। एक फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट करने वाला है जिसमें वो टेबल और चेयर को सेल करेगा, है ना, तो वो उसका बिजनेस लगा रहा है। अब उस बिजनेसमैन के पास, कोई भी हो सकता है वो बिजनेसमैन, उसके पास एक अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है उसके पास? 50,000 रुपीज़ एक उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। ओके, वो 50,000 रुपये ही इन्वेस्ट कर सकता है इस बिज़नेस के अंदर, उसके पास इतनी ही अमाउंट है, तो इतना ही अमाउंट वो लगा सकता है। ठीक है ना। फिर उसका जो गोडाउन है, उसके रखने का स्पेस है, उस स्पेस में स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है उसके पास? 60, नंबर ऑफ 60 कैपेसिटी है उसके पास ओनली, है ना। वो नंबर टेबल और चेयर जो भी है वो 60 तक ही परचेज कर सकता है, उसके ज़्यादा वो ना तो रख पाएगा क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं है वहाँ पे, और जगह नहीं है तो वो इतना रख ही नहीं पाएगा। अब आगे देखते हैं कॉस्ट। जब भी बिजनेस कोई लगा रहे हैं, तो जो भी हम बिजनेस लगा रहे हैं फर्नीचर का या किसी का भी, एनीथिंग, है ना, तो टेबल की कॉस्ट यहाँ पे कितनी है? 2500 है ये। ओके, चेयर कितनी है? 500। ओके स्टूडेंट, तो ये उसकी पर चेयर और पर टेबल की कॉस्ट है, ये 2500 रुपये और 500 रुपये, है ना। 2500 एंड 500 रुपीज़ ये उसकी पर टेबल और पर चेयर की कॉस्ट है। ओके, अब आगे देखते हैं प्रॉफिट। उसको प्रॉफिट कितना होगा? वो एक टेबल या एक चेयर को जब सेल करेगा तो उसको 250 रुपीज़ किस पे होगा? टेबल पे कितना उसका प्रॉफिट अर्न करेगा? 250 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न करेगा। और चेयर पे कितना प्रॉफिट अर्न करेगा? 75 रुपीज़। जब वो एक चेयर को सेल कर देगा तो 75 रुपीज़ एक चेयर के ऊपर वो कमाएगा। ओके, तो उसका मोटिव क्या है? उसका मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा टेबल और चेयर को सेल आउट करना, बेचना। तो नंबर फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, वो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमाएगा? तो मैंने लेट के लिया, नंबर ऑफ एक्स टेबल को बेचेगा, नंबर ऑफ वाई चेयर को सेल करेगा, तब वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएगा। अब देखते हैं, कोई भी चीज़ बिजनेसमैन जब स्टार्ट करता है तो उसके माइंड में क्या होता है कि मेरे गोडाउन की कैपेसिटी तो 60 है, अब मैं कितनी चेयर और कितनी टेबल खरीदूं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ पे हम कुछ केस लेते हैं, केस पढ़ेंगे। फर्स्ट केस, अगर वो माइंड ऐसे लगाता है, सपोज वो ओनली टेबल खरीद ले, वो सोच रहा है कि मैं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा टेबल को खरीद लूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले देखते हैं, ओनली टेबल नो चेयर। सपोज वो पूरी के पूरी टेबल खरीद ले 50,000 रुपीज़ की, एक भी चेयर नहीं खरीदे। ओके स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ टेबल ही बाय, है ना, वो कितनी बाय कर सकता है 50,000 में टेबल? तो हमने 50,000 में जो एक नंबर ऑफ चेयर की टेबल की कॉस्ट थी उसका डिवाइड कर दिया, तो टोटल 20 टेबल ही खरीद सकता है अपने गोडाउन में, टोटल 20 टेबल ही रख पाएगा। 50,000 रुपीज़ लिमिटेशन है, ना तो ज़्यादा खरीद पाएगा, इससे ज़्यादा तो खरीद भी नहीं पाएगा, 20 टेबल से ज़्यादा खरीद ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास एक लिमिटेशन है, 50,000 रुपये ही है इन्वेस्ट करने के लिए, है ना। तो अब वो कितना प्रॉफिट कमाएगा? सपोज उसने अपने गोडाउन के अंदर अपने स्टोरेज कैपेसिटी 20 टेबल खरीद ली, तो 20 जब सेल करेगा, हम तो माने कि वो पूरा के पूरा सेल कर दे, तो जब पूरा के पूरा कंप्लीटली सेल कर देगा तो 250 रुपीज़ है एक 1 टेबल की कॉस्ट। तो 1 टेबल की कॉस्ट को प्रॉफिट से जैसे ही मल्टीप्लाई किया, सपोज हमने टोटल नंबर ऑफ टेबल से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास आ गया। कितना टोटल प्रॉफिट कमा रहा है? 5,000 रुपीज़ प्रॉफिट कमा रहा है। कैसे कमा रहा है? जब वो सिर्फ और सिर्फ टेबल वहाँ पे रख के बेच रहा है ना।
तो वो उसको लगा है कि यार ये 5000 तो कम है, कुछ और आइडिया लगाया जाए कि कुछ और आइडिया लगा के हम कुछ ना कुछ और अर्निंग करें। तो जैसे ही देखा तो उन्हें सेकंड केस देखते हैं, उन्हें सोचा कि हम ऐसे करके देखें तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है या नहीं। तो उसने देखा कि ओनली चेयर नॉट टेबल, ओनली चेयर नॉट टेबल, ओनली चेयर नॉट टेबल, है ना। तो वो कह रहा है कि इस बार मैं सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपीज़ की चेयर को ही परचेज कर लूँ और टेबल एक भी नहीं खरीदूँ। तो ऐसा क्या होगा, जब नंबर ऑफ चेयर ही बाय, तो कितनी चेयर परचेज कर सकता है। तो 50,000 रुपीज़ के अंदर मैंने 500 जो नंबर ऑफ एक चेयर की कॉस्ट थी उसका डिवाइड किया, तो कितनी का खरीद सकता है वो, 100 चेयर खरीद सकता है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, 100 चेयर तो खरीद सकता है वो 50,000 रुपीज़ के अंदर, लेकिन उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, कितनी रख सकता है वो अपने गोडाउन के अंदर, 60, ओनली फॉर 60 नंबर ऑफ चेयर या नंबर 60 टेबल ही रख सकता है ना। तब उसके पास एक लिमिटेशन आ गई, बट ही कैन स्टोर ओनली 60 ओनली, है ना। वो स्टोर कितनी कर सकता है स्टूडेंट्स, ओनली 60 टेबल या 60 चेयर ही अपने गोडाउन के अंदर रख सकता है। अब ज़्यादा लेके आ जाएगा तो कोई बाहर थोड़ी रखेगा बेटा गोडाउन के, है ना, कि जितने उसके गोडाउन के अंदर आ जाए उसके स्टोरेज कैपेसिटी उतनी लेके आएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि ज़्यादा खरीद ले माल, है ना। ही फोर्स, अब वो फोर्स हो गया, फोर्सफुली हो गया, वो ओनली 60 बाय कर सकता है, इससे ज़्यादा बाय नहीं कर सकता। ओके, अब उसका टोटल प्रॉफिट देखते हैं, वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो हमने जब 60 चेयर खरीदी और 60 चेयर के प्रॉफिट कितना आ रहा था एक चेयर पे, 75 रुपीज़। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करके देखा तो 4,500 प्रॉफिट हो रहा है इस बार। तो ये तो और गड़बड़ हो गया उसने कि यार ये तो कुछ और समझ में नहीं आ रहा, पहले 5,000 प्रॉफिट हो रहा था, इस बार तो और कम प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ तो कुछ और गड़बड़ हो गई, है ना। तो अब क्या किया जाए, तो फिर से उसने माइंड को थोड़ा सा लगाया कि यार कुछ लगाएं, कुछ ना कुछ ऐसा करें, तिकड़मबाजी सेट करें, कुछ ऐसा जुगाड़ सेट करें कि कुछ हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो क्या लगाया उसने, केस नंबर थर्ड क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि मैं 10 टेबल्स को खरीद लूँ और 50 चेयर को खरीद लूँ। ओके, वो कह रहा है कि मैं 10 टेबल को खरीद लूँ और 50 चेयर को खरीद लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस बार उसने चेक किया, अब देखते हैं अब उसका प्रॉफिट क्या आ रहा है, क्योंकि दोनों मिला के 60 हो गया ना बेटा। उसका स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, 60 कैपेसिटी है, ओनली फॉर 60 कैपेसिटी, इससे ज़्यादा तो वो रख ही नहीं पाएगा। अगर रखेगा तो उसका तो बाहर रखना पड़ेगा उसको गोडाउन से, और बाहर रखेगा तो कुछ चोरी वोरी होने का पूरी संभावना है, पॉसिबिलिटी है ना स्टूडेंट्स। तो अब देखा उसने कि 10 टेबल्स को और 50 चेयर को खरीद के देखते हैं, अब देखते हैं हमारा प्रॉफिट कितना अर्न हो रहा है। तो जैसे ही उसने देखा प्रॉफिट, तो 10 कॉस्ट कितनी है, 10 टेबल्स की कॉस्ट को 1 प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 इंटू एक जब बेचेगा, एक सेल करेगा तो प्रॉफिट कितना होगा उसका 250, तो 10 इंटू 250 कर दिया, प्लस 50 चेयर को उसके एक के प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दिया 75 से। ओके स्टूडेंट्स, तो 50 इंटू 75, यस। तो दोनों का जैसे ही हमने कैलकुलेट किया, तो मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है इस बार, 6,250 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। अब वहाँ दोनों केस से ज़्यादा प्रॉफिट हो गया उसका, केस नंबर 3 के अंदर, है ना बेटा। अब वो सोच रहा है बढ़िया हो गया, ये तो हमने केस जैसे ही 3 लगाया और बढ़िया हो गया। अब ये तो बेटा ऐसे केस, तो वो एक छोटा इन्वेस्टमेंट है, एक छोटा बिजनेस है, वो भी उसने दिमाग लगा के लगाएगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, वो ऐसे ही चलाता रहेगा प्रोसेस को, ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा, कंटिन्यूशन में प्रोसेस स्टार्ट रहेगा बेटा, रनिंग में रहेगा। लेकिन मैं कह दूं एक बड़ा बिजनेसमैन है, इंडिया लेवल का नेशनल वाइड बिजनेस है ना, वो लाखों में
उसकी क्वांटिटी होगी। अगर लाखों में क्वांटिटी को रख के इस तरीके से हम सॉल्व करने बैठ गए तो फिर तो वह बिजनेस हो गया, वो इसी में लगा रहेगा, इसी के अंदर उसका काम चलता रहेगा, ना तो वो कंप्लीट कर पाएगा ना ही कुछ होगा उसका। अब क्या करें, ऐसी परेशानी में, ऐसी प्रॉब्लम के अंदर हेल्प करता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट, इसी को यूज करते हुए, क्योंकि हम बार बार केस तो नहीं बना सकते ना, और बार बार केस नहीं बना सकते तो ये तो सुबह से शाम प्रोसेस चलता ही रहेगा। कभी 10 टेबल ले लेगा, 50 टेबल ले लेगा, कभी 50 चेयर ले लेगा, 50 टेबल ले लेगा, ऐसे कभी 25 टेबल और 25 चेयर ले लेगा। तो इस तरीके से प्रोसेस कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा, वो है ना बेटा, वो केस को रनिंग आउट करता रहेगा, केस को बनाता रहेगा, बट उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। कभी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, कभी लोअर प्रॉफिट होगा। तो अब क्या करें, कैसे करें, है ना। तो अब उसको यहाँ प्रॉब्लम आने लग गई, तो अब उसी को हम सॉल्व आउट करने के लिए LPP, अब उसका सबसे बड़ा मोटिव क्या है, कोई बिजनेस लगा है, हाउ ही गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाए। तो उसके लिए हमने कुछ कंस्ट्रेंट को यहाँ पे लिख लिया है बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है ना। तो सबसे पहले, बार बार हम केस तो नहीं बना सकते, हम चाहेंगे कि एक ऐसा ही सूटेबल हमारे पास केस आ जाए और उससे ज़्यादा हम प्रॉफिट अर्न कर ले, है ना। यस, तो देखते हैं किस तरीके से वो मैक्सिमाइज करेगा अपने प्रॉफिट को। वो जो भी नंबर ऑफ चेयर और नंबर ऑफ टेबल, एक्स को मैंने क्या किया, लेट नंबर ऑफ कुछ भी, नंबर ऑफ टेबल एंड नंबर ऑफ चेयर को परचेज कर सकता है। तो जो भी परचेज करेगा वो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब कोई नेगेटिव में थोड़ी परचेज करेगा बेटा, कुछ ना कुछ चीज़ तो पॉजिटिव में ही खरीदेगा ना कुछ नंबर तो होंगे ही होंगे हमारे पास, है ना। तो जब भी वो परचेज करेगा तो ऑलवेज नॉन नेगेटिव कंस्टेंट होनी चाहिए, ओके ना। उसके बाद फर्स्ट हमने देख लिया उसके पास नॉन नेगेटिव कंस्टेंट होना जरूरी है ना। s ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू, जो भी नंबर हैं वो पॉजिटिव में होने चाहिए। अब उसके बाद देखते हैं उसके पास सेकंड कंस्टेंट क्या है। कंस्टेंट मतलब लिमिटेशन, उसके पास क्या क्या रुकावटें आएंगी उसको हम देख रहे हैं। तो हमने देखा एक टेबल की कॉस्ट कितनी है, 2500, तो टोटल नंबर ऑफ कितनी खरीद सकता है, तो x से मल्टीप्लाई कर दिया, और टोटल नंबर ऑफ चेयर की कॉस्ट है 500, उसको नंबर ऑफ y से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो टोटल कितने खरीद सकता है, या तो 50,000 50,000 के इक्वल परचेज कर सकता है, या उससे लेस देन परचेज कर सकता है। तो जो भी खरीदेगा टेबल और चेयर, वो या तो 50,000 तक का इन्वेस्टमेंट हो, या तो पूरा कंप्लीट कर दे, 50,000 वो खरीद के आ जाए, या उससे थोड़ा कम करके आए। ओके स्टूडेंट, फिर हमने इसको सॉल्व किया तो क्या मिला मुझे, 5x प्लस वाई लेस देन इन इक्वल टू 100। तो ये क्या थी, ये कौन सी कंस्टेंट बोलेंगे, इसको इन्वेस्टमेंट कंस्टेंट बोलेंगे, कि यहाँ पे क्या कौन सी रुकावट आ रही है, इन्वेस्टमेंट कंस्टेंट की रुकावट आ रही है। फिर देखा, अब थर्ड आगे बढ़ते हैं, और उसके पास क्या होना चाहिए, x प्लस वाई, मतलब जब टेबल और चेयर को परचेज करें तो दोनों मिला के उसकी स्टोरेज कैपेसिटी के इक्वल होना चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी उसकी कितनी है, 60। तो जब दोनों परचेज करेगा तो दोनों या तो 60 के इक्वल हो जाने चाहिए, या लेस देन ऑफ 60 होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये कौन सी कंस्टेंट हमने देखी, स्टोरेज कंस्टेंट को देखा। ओके, और लास्ट के अंदर क्या चाहता है एक बिजनेसमैन बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। तो उसके लिए मैंने एक जेड ले लिया, मैक्सिमाइज प्रॉफिट कैसे अर्न करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ चेयर और नंबर ऑफ टेबल को सेल करे, है ना। तो उसका जितना ज़्यादा सेल करेगा उसका उतना ही प्रॉफिट अर्न होगा। तो हमने ले लिया 250 प्रॉफिट है। किस पे प्रॉफिट है, एक टेबल जब बेचेगा तो 250। तो x क्या लिया हमने, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, है ना। तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, प्लस और चेयर की पर चेयर पे प्रॉफिट कितना आ रहा था, 75, और y मैंने क्या लिए थे, नंबर ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट, तो y
ओके, तो जैसे ही इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर लेगा। ओके स्टूडेंट, तो इसको क्या बोलेंगे, इस जेड को कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ओके स्टूडेंट, और मैक्सिमाइज जेड को करना है सब्जेक्ट टू कंस्टेंट। हमने देख लिए 1 2 3 4 ये सब्जेक्ट टू कंस्टेंट थे। ओके स्टूडेंट्स, नोट करें। अब हम इस पर ग्राफिकल सॉल्यूशन बना के देखते हैं हमें सूटेबल कैसे मिलता है। हम इतने बार बार थोड़ी ना बनाएंगे केस 1 2 3, ये तो पूरे दिन भर हम बैठे रहेंगे तो केस ही बनाते रहेंगे। अब देखते हैं हम ग्राफिकल सॉल्यूशन से, देखो किस तरीके से फटाफट हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न मिल जाएगा। तो क्या था हमारा, देखते हैं। फर्स्ट 5x प्लस y लेस देन एन इक्वल टू 100। सेकेंड कंस्टेंट क्या थी, x प्लस वाई लेस देन 60। ओके स्टूडेंट, और हमारा को क्या करना है बेटा, यहाँ पे x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, क्योंकि हमने जो भी कंस्टेंट परचेज करेंगे वो पॉजिटिव में होनी चाहिए। तो पॉजिटिव मतलब जब ग्राफिकल सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमारा सॉल्यूशन कौन से क्वाड्रेंट में मिलने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मिलने वाला है। ओके, तो इसका ग्राफ इसके बना के देख लेते हैं। तो लेट कैसे करते थे आपको पता है, लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर नंबर 6 क्लास 11 में हमने पढ़ना देखा था। जो भी है उसको लेट कर लो, 5x प्लस वाई इक्वल टू 100। जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो इसको लेट करना पड़ेगा हमें इक्वेशन के फॉर्मेट में। वैल्यू फाइंड कर लें आप x एंड y की, देन x इक्वल टू 0 तो y कितना मिल जाएगा बेटा, 100। ओके, एंड y इक्वल टू 0 व्हेन x इज 20। ओके, तो ये दो वैल्यू सूटेबल है बेटा, इनफ वैल्यू है। हम चेक करते हैं 0, y 0, 100 कहीं वहाँ पे हमें y एक्सिस पे ही मिलने वाला है बेटा, ये 0, 100। ओके स्टूडेंट, और 20, 0 कहाँ पे मिलने वाला है बेटा, ये 20। तो लाइन इस तरीके से जाएगी बेटा, है ना। इस पॉइंट को मैं कोई भी नाम दे दे, 0 A पॉइंट, और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटा, 20, 0, और इसको कोई भी नाम दे देंगे हम नेक्स्ट, है ना। फिर सेकंड पॉइंट हम क्या चेक करते हैं, ट्रू है या फॉल्स है बेटा, है ना। तो ट्रू एंड फॉल्स के लिए हम क्या करेंगे, जो भी इनइक्वलिटीज हमारे पास है, गिवन इनइक्वलिटीज है, उसमें 0 0 पुट कर देंगे तो हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी कि कहाँ है, ट्रू है या फॉल्स है। तो 0 0 इस इनइक्वलिटीज में पुट कर दें, तो जैसे ही 0 0 पुट करेंगे इस इनइक्वलिटीज के अंदर तो फाइनली क्या आ जाएगा, जो इनइक्वलिटीज का स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा बेटा। और जैसे ही ट्रू होगा तो जो लाइन का शेडेड रीजन है वो लोअर पार्ट में हो जाएगा बेटा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट इनइक्वलिटीज को भी सॉल्व करके देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, सेकेंड इनइक्वलिटीज को सॉल्व करके देखते हैं, उसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा होता है चेक करते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 लेट कर लेंगे हम यहाँ अगेन फिर से, है ना, और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 व्हेन y बेटा 60, ओके, और y इक्वल टू 0 देन 60। ओके, तो ये कहाँ पे लाई करेगा बेटा, 60 यहाँ पे कहीं पॉइंट ले लेते हैं हम, और x एक्सिस में 60 को y एक्सिस में यहाँ पे 60 ले लेते हैं। तो लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ होके जाएगी बेटा, ओके।
तो इसको नाम दे देते हैं 0 O A B C और ये D पॉइंट। ओके स्टूडेंट, अब इसका रीजन चेक कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट हम क्या चेक करते हैं बेटा कि 0 0 पुट करके चेक कर लें कि इसका सूटेबल रीजन कौन सा आ रहा है, ट्रू है या फॉल्स है। पहले स्टेटमेंट को चेक करते हैं। 0 0 जैसे ही इस इनइक्वलिटीज़ में रखेंगे तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, वी गेट, इस इनइक्वलिटीज़ में आप पुट कर दीजिए तो 0 लेस देन इन इक्वल टू 6। ओके, तो दिस इज स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। और ट्रू जब भी होता है आपको पता है सॉल्यूशन कौन सा होता है बेटा, अंदर की तरफ, ओरिजिन की तरफ अप्रोच करता है सॉल्यूशन। तो इनका दोनों का मिक्सअप सॉल्यूशन कहाँ पे है बेटा, ये भी अंदर की तरफ आ रहा है, ये भी अंदर। तो दोनों का फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर शेडेड रीजन, शेडेड सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, दिस इज शेडेड सॉल्यूशन। यहां तक हमने क्लास 11th में करना सीख लिया था बेटा। अब उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये फिजिबल रीजन है या नहीं। इसमें दो ही चीजें हम चेक करने वाले हैं, फिजिबल रीजन और इनफिजिबल रीजन। ठीक है ना, फिजिबल रीजन मतलब इस रीजन के अंदर आंसर आ रहा है या नहीं। आप यहाँ से इस रीजन से कोई भी पॉइंट यहाँ पे पुट करके देखें, इस इनइक्वलिटीज में सेटिस्फाई कर रहा होगा। आप ट्राई करें, कोई भी पॉइंट यहाँ पे रख के देखें आप, है ना, इस रीजन के अंदर से। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं ये बी पॉइंट ले लेता हूँ। बी पॉइंट दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो बी पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लीजिए। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा, जल्दी से बताएं। दो इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 और 50। ओके, 10 और 50 आ जाएगा। आप सॉल्व भी कर सकते हैं इसको, दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को सॉल्व करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो 5x + y = 10 100 और x + y = तो ये सॉल्यूशन यहाँ पे चेंज, ये 4x = है ना बेटा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 104 ये कितना हो जाएगा, आप सॉल्व कर लें इसको। और ये तो x तो 25 आ रहा है ना बेटा, और y की वैल्यू आप कहीं पे भी पुट कर दें तो x ये पॉइंट से ही निकाल लें बेटा। आप सॉल्व कर ले, 10,50 आएंगे, है ना। हम एक बार 10,50 लेके ही सॉल्व कर रहे हैं। आप दो इन इक्वेशन को सॉल्व करें और रीजन फाइंड करें। अब आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है। सॉरी, ओके, यहाँ पे x y z लिख लें आप, और यहाँ पे सारे पॉइंट आप गिवन कर सकते हैं, C O A B। ओके स्टूडेंट, तो C पॉइंट अपने पास कितना था, C पॉइंट है बेटा, C पॉइंट x की वैल्यू है आपके पास 0 और y की 60। फिर O पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0 और 0 y। फिर A पॉइंट के कितने हैं, 20,0 और B पॉइंट के कितने हैं कोऑर्डिनेट, 10,50। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आप सॉल्व करें। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने पर क्या मिल रहा था हमें, फर्स्ट में 4,500, यहाँ तो 0 आ जाएगी, मतलब वो बिजनेस लगा ही नहीं कुछ, वो डर रहा है इन्वेस्टमेंट करने से,
तो 0 है, कुछ भी मत लगाओ पैसा, इन्वेस्ट ही मत करो। फिर 5000 यहाँ पे अगर 20 टेबल को इस खरीद ले सिर्फ और सिर्फ, और 10 और 25, 10 और 50, तो 10 और 50 को खरीदेगा तो कितना प्रॉफिट होगा? 2520। ये आपको वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है बेटा? जेड के अंदर करनी है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको। जेड क्या था हमारे पास? जेड मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ रहा था? 25। जेड प्रॉफिट कितना मिल रहा था हमें, चेक कर लेते हैं। टू 50x प्लस वाई, इसके अंदर वैल्यू पुट कर लिए आप, है ना, और ये सारी वैल्यू जेड की हमारे पास आ जाएगी बेटा। तो नोट डाउन दिस। तो सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ हो रहा है बेटा? मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिल रहा है बी पॉइंट पे। तो हमें पता चल गया हमें कितनी टेबल परचेज करनी है और कितनी चेयर को परचेज करना है। ओके, 10 टेबल और 50 चेयर को परचेज करना है। ओके स्टूडेंट, राइट डाउन दिस प्रॉपर्टी। $250 + 70y था बेटा, प्रॉफिट को लेंगे ना। तो जैसे ही हमने ये पॉइंट सी की वैल्यू 0 और 60 यहाँ पे पुट रखा तो 4500 हमारे पास आ गया बेटा। 0 0 पुट किया यहाँ पे x और y की वैल्यू, तो हमें z 0 मिल गया बेटा, है ना। नेक्स्ट 20 और 0 मिला, पुट किया तो 5000 आ गया, है ना। यहाँ पे इस तरीके से पुट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, थैंक यू।